हाय एवरीवन, दिस इज़ अंकुश। वेलकम टू द माय चैनल जिसका नाम है एम्पायर ऑफ ई, जिसके मैंने कुछ देर पहले एक वीडियो अपलोड किया था रिगार्डिंग द फर्स्ट रिवीजन लेक्चर ऑफ माइंटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिमिलरली आई एम गोइंग टू द पार्ट 2। जो माइंटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का जो पार्ट 2 होता है ना, वो एक लॉ से स्टार्ट होता है जिसका नाम है एम्पियर सर्कुलर लॉ। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करता हूँ तो इस लॉ को एम्पियर सर्कुलर लॉ भी कहा जाता है, तो दोनों का मीनिंग एग्जैक्टली सेम है, इसलिए कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि एम्पियर सर्कुलर लॉ का जो मेन कंक्लूजन वो क्या है। एक्चुअली एम्पियर सर्कुलर लॉ विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द टू क्वांटिटीज, द फर्स्ट कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रिक करंट एंड द सेकंड कॉल्ड एज एन मैग्नेटिक फील्ड। जिसके मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ये चीज़ ऑलरेडी क्लियर की थी। जो करंट का मैग्नीट्यूड होता है ना, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड का रीजन कितना बनने वाला है। ओके, तो एम्पियर सर्कुलर लॉ को अगर मुझे एक्सप्रेस करना है तो उसकी एक इजीली स्टेटमेंट थी। अगर मैं स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू अगर उसका फार्मूला लिखने की कोशिश करता हूँ, देन इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द इंटीग्रेशन फॉर अ क्लोज्ड सरफेस मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फॉर अ स्पेसिफिक लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the multiplication of permeability for a free space and the electric current passing through the conductor। तो ये उसका एक इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पे बन जाता है, जिसको मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। इंटीग्रेशन फॉर अ क्लोज सरफेस बी बार इंटू डी एल इज प्रोपोर्शनल टू म्यू जीरो इंटू आई। यहाँ पे जो बी बार है उसे कहाँ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। डी एल इज नथिंग बट अ स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जिसे हमने कंसिडर किया था डायग्राम में। म्यू जीरो का मतलब है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्यों? क्योंकि कंडक्टर जो है हमारा वो एक मीडियम में खड़ा है। उस मीडियम को मैं तो एक एयर कंसिडर करता हूँ या वैक्यूम कंसिडर करता हूँ। और जो कैपिटल आई इज नथिंग बट द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। ओके, तो अगर मैं इस टर्म में से कोई कांस्टेंट अगर बाहर निकालता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो डी एल इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। करंट जो हम पास कर रहे हैं कंडक्टर में से, उसकी भी वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो बचे कितने? दो टर्म, द फर्स्ट कॉल्ड एज अ बी बार एंड सेकंड कॉल्ड एज, वेट प्लीज, जो म्यू जीरो है वो इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। इसका मतलब करंट का मैग्नीट्यूड में चेंज कर सकता हूँ, तो मुझे एक्सप्रेशन क्या मिलता है? बी बार इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आई। इसको थोड़ा रिवर्स लिखते हैं हम, आई इज प्रोपोर्शनल टू बी बार। इससे एक चीज़ क्या पता चलती है, वट एवर द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप अराउंड द कंडक्टर। दैट मीन्स if I increase the value of conductor, the field induction get increases. If I decrease the value of electric current, the magnetic field should be decreases. Okay? तो मैं आपको यहाँ पे एक कंक्लूजन क्लियर करना चाहता हूँ। मैक्सिमम बच्चों को यही कंफ्यूज होता है कि यार एम्पियर सर्कुलर लॉ हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। इससे कंक्लूजन हमें यही मिलता है कि वट एवर द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप अराउंड इट। दैट मीन्स इफ आई इंक्रीज द करंट, द मैग्नेटिक फील्ड का सेटअप का रीजन बढ़ जाएगा, अदरवाइज रीजन उसका कम हो जाएगा। ओके, अब ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एम्पियर्स लॉ का एक्चुअल यूज़ कहाँ पे है? ठीक है, तो इसका एक्चुअल यूज़ देखने के लिए वी हैव टू एंटर इन द सेकंड बिट, जिसका नाम है एम्पियर सर्कुलर लॉ या एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशंस पढ़ने से पहले आपको तीन अलग अलग कंस्ट्रक्शन के बारे में पता होना चाहिए। द फर्स्ट कॉल्ड एज अ स्ट्रेट कंडक्टर, the second called as a solenoid and the third called as a toroid। अगर मेरे पास कॉपर या एल्यूमिनियम का एक सिंपल एक स्ट्रेट कंडक्टर है तो वो हो गया हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड है सर्कुलर कॉइल कॉल्ड एज अ सेकंड एप्लीकेशन, और थर्ड है टोरॉइड कॉल्ड एज अ थर्ड एप्लीकेशन, जिसको हम ब्रीफली यहाँ पे देखेंगे। जिसके आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एम्पियर सर्कुलर लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन इज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर। Okay, similarly second application is we have to find out the value of magnetic field induction एक ऐसे पॉइंट के लिए जो पॉइंट मैंने कंसिडर किया है सराउंडिंग मीडियम में फॉर करंट कैरिंग अ सोलेनॉइड। सिमिलरली माय थर्ड एप्लीकेशन इज वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फॉर अ पॉइंट विच इज प्लेस्ड अराउंड या सेंट्रल एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग टोरॉइड। जैसे आप स्क्रीन पर डायग्राम देख सकते हो, जैसे कि मैंने इसी चैप्टर के कुछ लेक्चर में इसके एक्सप्रेशन के बारे में बताया। तो अभी रिव्यू देखने के लिए मैं उसके एक्सप्रेशन की तरफ नहीं जा रहा, वी आर डायरेक्टली मूविंग टुवर्ड इट्स फाइनल एक्सप्रेशन। जैसे कि फर्स्ट एप्लीकेशन में अगर मैं स्ट्रेट कंडक्टर की बात करता हूँ तो मुझे फार्मूला क्या मिलेगा? बी बार कैन बी रिटन एज म्यू जीरो अपॉन 4 पाई
2 into capital I upon small r. We know that b bar is nothing but always measured in Tesla, जिसको वेबर पर मीटर स्क्वायर में भी मेजर किया जाता है और गॉस में भी मेजर किया जाता है। तो आपको ये फार्मूला अच्छी तरह से रिमेम्बराइज करना है। अगर मैं स्ट्रेट कंडक्टर की बात करता हूँ तो बी बार का फार्मूला बनेगा म्यू 0/4 2 इंटू आई अपॉन स्मॉल आर। ओके, अगर मैं यहाँ पे म्यू 0 की वैल्यू पुट करता हूँ तो एक्सप्रेशन शुड बी लाइक दिस, बी बार कैन बी रिटन एज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 4 पाई इंटू 2 इंटू आई अपॉन स्मॉल आर। वी नो दैट दिस 4 पाई एंड 4 पाई गेट कैंसर, रिमेनिंग जो टर्म बचेगी वो होगा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑफ करंट कैरी कंडक्टर। ओके, अगर मैं सेकंड एप्लीकेशन की बात करता हूँ सोलेनॉइड के लिए तो आप डायग्राम में देख सकते हो, एक मैंने कॉपर की कॉइल वाउंड की है कास्ट आयरन और कास्ट स्टील के कोर पे, जिसके अक्रॉस मैंने एक सोर्स भी कनेक्ट किया और एक स्विच भी कनेक्ट किया है फॉर ऑन एंड ऑफ ऑपरेशन। अगर मैं इसके बी बार की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ, देन बी बार कैन बी रिटन एज म्यू 0 इंटू कैपिटल एन इंटू कैपिटल आई। तो ये एक्सप्रेशन जो बनता है उसे हम सोलेनॉइड का एक्सप्रेशन कहेंगे, जिसको टेस्ला में मेजर किया जाता है। म्यू 0 इज नथिंग बट परमेबिलिटी फॉर फ्री स्पेस, एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स एंड आई मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। सिमिलरली अगर मैं इसके थर्ड एप्लीकेशंस की बात करता हूँ, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी बार फॉर टोरॉइड। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, टोरॉइड और सोलेनॉइड का जो एग्जैक्टली कंस्ट्रक्शन वो सेम है, डिफरेंस इतना ही है, जो सोलेनॉइड है वो स्ट्रेट फॉर्म में कंसिडर किया जाता है और टोरॉइड है जो सोलॉइड का सर्कुलर फॉर्म में कंसिडर किया जाता है। अगर मैं उसके फाइनल एक्सप्रेशन की बात करता हूँ, देन द बी बार कैन बी रिटन एज म्यू 0 इंटू एन इंटू कैपिटल आई, जिसके आपको रिमेम्बराइज करने के लिए बहुत ही ईजी है। ये जो बी बार का जो फार्मूला है ना, वो दो एक्सप्रेशन में सेम होगा, एक होगा सोलेनॉइड के लिए और एक होगा टोरॉइड के लिए। क्यों? क्योंकि आप दोनों में भी देख सकते हो मैंने कोर के ऊपर वाइंडिंग वाउंड की है, दैट मीन्स वो एक कॉइल का पार्ट है, इसलिए दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स कंसिडर किए जाते हैं। और हमें एक चीज़ तो पता है, बी बार इज ऑलवेज मेजर्ड इन ए टेस्ला। ओके, तो ये हो गया हमारे 3 एप्लीकेशंस रिगार्डिंग एम्पियर सर्किट लॉ, जिसमें हमने बी बार का फार्मूला कैलकुलेट किया है। पहले स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, दूसरा है सोलेनॉइड के लिए और जो तीसरा है वो है टोरॉइड के लिए। नाउ वी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट बिट, जिसे कहा जाता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। बेसिकली आप सबको तो पता ही होगा, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होता है ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट कॉल्ड एज अ एनालॉग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड द सेकंड कॉल्ड एज अ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। ओके, अगर मैं इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ तो इस चैप्टर में एनालॉग का ज़्यादा मेंशन किया है एज कम्पेयर टू डिजिटल, तो मैं डिजिटल को थोड़ा साइड में रखता हूँ। किसी भी एनालॉग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एक कैलिब्रेटेड स्केल होता है जिसमें डिस्प्लेड पार्ट कर सकता हूँ। एक स्पिंडल होता है, स्पिंडल के ऊपर जो एक स्मॉल नीडल प्लेस की होती है जिसे हम पॉइंटर कहते हैं। ये जो स्केल का फंडा है ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं लीनियर स्केल और दूसरी होती है नॉन लीनियर स्केल। ये लीनियर और नॉन लीनियर का डिफरेंस क्या है वो ऑलरेडी मैंने वीडियो में मेंशन किया है। अगर मैं उसके ऊपर एक्ट होने वाले अलग अलग टाइप के फोर्सेस से अलग अलग टॉर्क्स की बात कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से जो एनालॉग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उस पर जो मैकेनिकल टॉर्क एक्ट होता है वो टॉर्क 3 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट कॉल्ड एज अ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, द सेकंड कॉल्ड एज अ कंट्रोलिंग टॉर्क एंड द थर्ड कॉल्ड एज अ डैम्पिंग टॉर्क। समटाइम्स कंट्रोलिंग टॉर्क को रिस्टोरिंग टॉर्क भी कहा जाता है, जिसके आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर मुझे पॉइंटर इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन को लेके जाना है, दैट मीन्स एक ऐसा टॉर्क उस पर एक्ट होता है जो टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है टू मूव द पॉइंटर फ्रॉम लेफ्ट साइड टू द राइट साइड। दैट मीन्स द टॉर्क विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मूव द पॉइंटर फ्रॉम इट्स इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन, जो टॉर्क पॉइंटर को राइट साइड में लेके जाने की कोशिश करेगा उसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहा जाता है। सिमिलरली अगर मैं उस इंस्ट्रूमेंट को सर्किट डायग्राम में से निकालता हूँ तो उसमें का करंट 0 आ जाएगा। तो हमारी कंडीशन क्या है कि पॉइंटर वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहिए। तो पॉइंटर को उसी ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए मैकेनिज़्म यूज़ किया जाता है, जिस मैकेनिज़्म को स्प्रिंग फ्रिक्शन मैकेनिज़्म या वेट कंट्रोल मैकेनिज्म लगाया जाता है। उस दोनों मैकेनिज्म का फंक्शन एक ही है, टू मूव द पॉइंटर फ्रॉम राइट साइड टू द लेफ्ट साइड। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द पॉइंटर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मूव फ्रॉम इट्स फाइनल पोजीशन टू द इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन का मतलब होता है नल पोजीशन, जिसको हम 0 कंसिडर करते हैं। ओके, तो उसे कंट्रोलिंग टॉर्क कहा जाता है। समटाइम्स कंट्रोलिंग टॉर्क का फंक्शन क्या है? पॉइंटर को वापस उसी ओरिजिनल पोजीशन में लाके स्टेबल करने के लिए। और एक ऐसा टॉर्क उस पर एक्ट होता है जो टॉर्क को सबसे मैं ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा, उसे कहा जाता है डैम्पिंग। डैम्पिंग का मतलब क्या होता है? अगर बॉडी सम टाइप्स ऑफ ऐसा ऑसिलेशन वहाँ पे क्रिएट करती है तो उसे डैम्पिंग कहा जाता है। आपने मैक्सिमम टाइम ऑब्जर्व किया होगा
जब भी हम एमीटर या वोल्ट मीटर रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं, अगर वो बहुत ही पुराना हो जाता है या वहाँ पे वोल्टेज या करंट फ्लक्चुएशन होता है, तो समटाइम्स क्या होता है, पॉइंटर फाइनल पोजीशन पे जाके पॉज नहीं होता, पॉइंटर प्रोड्यूसेस सम अमाउंट ऑफ वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस, उसके वजह से एक्चुअल वैल्यू मेजर नहीं की जा सकती और वहाँ पे सम अमाउंट ऑफ एरर ऑकर हो सकते हैं। तो उस एरर को रिड्यूस करने के लिए एक ऐसे मैकेनिज्म उस पर अडॉप्ट किया जाता है जिस मैकेनिज्म के वजह से जो डैम्पिंग्स होता है ना, वो वहाँ पे कम किया जाता है। तो डैम्पिंग टॉर्क का फंक्शन तो एक ही है, इट इज़ अ सच काइंड ऑफ टॉर्क विच विल बी एक्ट्स ऑन एनी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट and normally used to eliminate the vibrations of the pointer or oscillations of the pointer। सिंपल सी बात है, अगर मुझे पॉइंटर के वाइब्रेशन से ऑसिलेशंस कम करने हैं तो वहाँ पे एक टॉर्क ऐड किया जाता है, उस टॉर्क को कहा जाता है डैम्पिंग टॉर्क। और सिंपल सा लॉजिक है, डैम्पिंग टॉर्क ऐड करने के लिए 3 अलग अलग टाइप्स के मेथड यूज़ किए जाते हैं। द फर्स्ट कॉल्ड एज एन एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, द सेकंड कॉल्ड एज एन फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग and the third called as an eddy current damping। अगर बेसिकली मेरे हिसाब से देखा जाए तो सबसे जो ज़्यादा प्रायोरिटी होती है वो है एडी करंट डैम्पिंग को, नंबर 2 को प्रायोरिटी दी जाती है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग को, और सबसे लास्ट में प्रायोरिटी दी जाती है फ्लूइड फ्रिक्शन। क्यों? अगर मैं फ्लूइड फ्रिक्शन मैकेनिज्म की बात करता हूँ तो फ्लूइड में लीकेज होने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो इस मेथड को सबसे कम यूज़ किया जाता है। अगर आप कोई भी एनालॉग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके देखते हो तो सबसे ज़्यादा आपको एडी करंट डैम्पिंग वहाँ पे देखने को मिलता है, और उसके बाद एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग आपको देखने को मिलता है। दैट मीन्स फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग को सबसे कम प्रायोरिटी दी जाती है टॉर्क का डिफ्लेटिंग टॉर्क डैम्पिंग टॉर्क को यूज़ करने के लिए। ओके, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सारे टॉर्क्स कहाँ पे एक्ट होते हैं, तो ये सारे टॉर्क्स एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में एक्ट होते हैं जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर सकता है, लाइक एमीटर, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर। अब एक गैल्वेनोमीटर वर्क कैसे करता है उसको हम देखेंगे यहाँ पे। इस चैप्टर में गैल्वेनोमीटर को एक अलग नाम से प्रोनाउंसिएट किया गया है, उसे कहा जाता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिसको प्रोनाउंसिएट किया जाता है एमसीजी से। मैक्सिमम रेफरेंस बुक में एमसीजी को एक अलग नाम से भी प्रोनाउंसिएट किया गया है, उसे कहा जाता है पीएमएमसी। पीएमएमसी का फुल फॉर्म क्या है उसको मैं अलग अलग 2 पार्ट में कन्वर्ट करता हूँ। द फर्स्ट कॉल्ड एज अ पीएम and the second called as a EMC। PMMC का मतलब है PM is nothing but the permanent magnet and EMC is nothing but the moving coil। That means अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं तो उसके कंस्ट्रक्शन में 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है, द फर्स्ट कॉल्ड एज अ परमानेंट मैग्नेट एंड सेकंड कॉल्ड एज अ मूविंग कॉइल। ओके, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे पहले डायग्राम में देख सकते हो, EMCG का जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन इस तरह से होता है। अगर हम इस कंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से देखते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कोर दिख रहा है, जिस रेक्टेंगुलर कोर के ऊपर वाइंडिंग हमने बाउंड की है, जिसके सेंटर में एक रॉड है जिसे हम स्पिंडल कहते हैं। स्पिंडल के ऊपर एक आप शार्प नीडल देख रहे हो, जिस नीडल को पॉइंटर कहा जाता है, और पॉइंटर जो हमने प्लेस किया है वो प्लेस किया है एक कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर, और कैलिब्रेटेड स्केल को फिक्स करने के लिए यहाँ पे एक 2 स्क्रू भी लगाया है, और ये नंबर ऑफ 2 स्क्रूज है इनपुट एंड आउटपुट करंट के लिए। अगर मैं यहाँ से कंडक्टर अंदर लेके आता हूँ तो यहाँ से करंट आपका बाहर जाएगा, इसे बेस कहा जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका एक्चुअल व्यू। अगर मैं उसके कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की बात करता हूँ तो एक तो चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ, एमसीजी का जो इनपुट होता है ना, उसे इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, इज़ नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आउटपुट में जो मुझे मिलता है वो होता है मैकेनिकल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इज़ नथिंग बट टॉर्क, जो टॉर्क को हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी। दैट मीन्स आपका फंडा यहाँ पे क्लियर होता है। एमसीजी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करता है। अगर मैं एमसीजी के प्रिंसिपल को किसी अनदर प्रिंसिपल के साथ कंपेयर करता हूँ तो आपको सबको एक फंडा पता है जिसे मोटर कहते हैं। मोटर का भी प्रिंसिपल सेम है, विच आर नॉर्मली यूज टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जैसे आप सबको पता ही होगा, मोटर, जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल एक ही लॉ में क्लियर होता है, जिसे कहा जाता है फैराडेज लॉ। तो यहाँ पे एक फंडा क्लियर होता है, द टोटल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज टोटली डिपेंड्स ऑन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करता हूँ कि कंस्ट्रक्शन में आपको क्या क्या लगेगा मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कोर लगेगा जो मेड होता है कास्ट आयरन कास्ट स्टील से, जिसके ऊपर मैंने कॉपर या एल्यूमिनियम की वाइंडिंग यहाँ पे वाउंड की है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक स्टील का एक रॉड लिया जो उसके अंदर ड्रिल करके उसको नीचे लेके आया, उसे कहा जाता है स्पिंडल।
फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, किसी भी एनालॉग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का पूरा बैलेंसिंग उसके स्पिंडल के ऊपर डिपेंड होता है। स्पिंडल के ऊपर जो आपको एक शार्प नीडल दिख रही है, उस शार्प नीडल को कहा जाता है पॉइंटर। पॉइंटर जिस पे प्लेस किया जाता है उसे कहा जाता है कैलिब्रेटेड स्केल। स्पिंडल को वापस लाने के लिए यहाँ पे एक स्प्रिंग मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है। जैसे आप देख सकते हो जो स्प्रिंग होती है ना, ब्रॉन्ज मेटल से बनी होती है, क्योंकि ब्रॉन्ज जो है सबसे लाइट वेट मेटल कंसिडर किया जाता है और उसकी लाइफ भी बहुत ही ज़्यादा होती है। पर सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे कॉइल को लिंक करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, दो अलग अलग परमानेंट मैग्नेट यूज़ किए। एक परमानेंट मैग्नेट लेफ्ट साइड में प्लेस किया और दूसरा परमानेंट मैग्नेट यहाँ पे राइट साइड में प्लेस किया, और दोनों के बीच में जो भी फील्ड बनती है उस फील्ड को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। अगर मैं इसके वर्किंग की बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ हम यहाँ पे कह सकते हैं वेन एवर अ करंट कैरिंग कॉइल इज लिंक्स विथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट प्रोड्यूसेस अ मैकेनिकल फोर्स। ओके, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, अगर कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड को हर बार लिंक करती है तो वो प्रोड्यूस करते हैं मैकेनिकल फोर्स। अगर मैं उसी मैकेनिकल फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसे टॉर्क कहा जाता है। हेंस वट एवर द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क्स एक्ट्स ऑन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज नथिंग बट टोडी कैन बी रिटन एज बीना, बी इंटू आई इंटू एन इंटू ए। तो मेरे हिसाब से इस पीएमएमसी में सबसे अगर इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी है तो वो है आपका फाइनल एक्सप्रेशन। तो आपको यहाँ पे रिमेम्बराइज करना है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को मैं बीना के साथ कंपेयर करता हूँ। सबका मीनिंग आपको सबको तो पता ही है। बी बार इज नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, आई इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक करंट, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स एंड ए मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर। जिसके आप डायग्राम में देख के बता सकते हो, बी बार जो है नंबर ऑफ टर्न जो है और जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है। एक बार अगर इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चर होता है तो इन तीनों वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको कांस्टेंट कंसिडर किया जाता है। तो इसमें एक ही वेरिएबल टर्म है जिसे मैं कहूँगा करंट। सो दैट्स व्हाई डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आई। इससे एक चीज़ क्या पता चलती है, आप जितना करंट उसमें से पास करोगे उतना आपका पॉइंटर आगे जाएगा, जितना कम करंट उसमें से पास करोगे उतना पॉइंटर आगे नहीं जाएगा। दैट मीन्स वॉट एवर द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द करंट इंस्ट्रूमेंट उस पर डिपेंड करेगा कि उस पॉइंटर पे मैकेनिकल फोर्स कितना एक्ट होगा। ओके, पर अगर मैं एमसीजे के सेंसिटिविटी के बारे में बात करता हूँ तो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे अगर ज़्यादा सेंसिटिविटी किसकी है तो वो है गैल्वेनोमीटर की। पर गैल्वेनोमीटर का जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट ये है कि गैल्वेनोमीटर का कैलिब्रेशन बहुत ही कम है। कैलिब्रेशन कम है मतलब उसकी रेंज कम है। अगर मैं थोड़ा भी ज़्यादा करंट उसमें से पास करता हूँ तो गैल्वेनोमीटर जलने की या ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसलिए उसकी रेंज या कैलिब्रेशन बढ़ाने के लिए दो अलग अलग कन्वर्जेंस यूज़ किए जाते हैं। तो उसे मैं कहूँगा द कन्वर्जन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर and into the voltmeter. Now we see the first conversion, that means how the moving coil galvanometer get converted into ammeter. सिंपल सा लॉजिक है, अगर मेरे पास सिर्फ गैल्वेनोमीटर है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल जी से शो किया जाता है, अगर मैं उस गैल्वेनोमीटर में से मैक्सिमम करंट पास करता हूँ तो गैल्वेनोमीटर जलने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो हमने क्या किया, करंट को डाइवर्ट करने के लिए एक अलग से पाथ क्रिएट किया जाता है, उस पाथ को कहा जाता है पैरेलल रेजिस्टेंस। तो हमने क्या किया, उसके अक्रॉस एक ऐसा रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जो रेजिस्टेंस करंट को डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा एक डाइवर्जन के थ्रू। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो दो ब्रांचेस है, पहली ब्रांच और दूसरी ब्रांच, बोथ ब्रांचेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जो भी रेजिस्टेंस मैंने इसके अक्रॉस कनेक्ट किया उसे कहा जाता है शंट रेजिस्टेंस। करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर इज नथिंग बट IG एंड द करंट पासिंग थ्रू द शंट रेजिस्टेंस इज नथिंग बट RSH। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमने एक चीज़ तो क्लियर की कि गैल्वेनोमीटर को कैलिब्रेशन बढ़ाने के लिए हमने एक पैरेलल रेजिस्टेंस यूज़ किया, पर हमें ये पता नहीं कि हमें जो पैरेलल रेजिस्टेंस वहाँ पे लगाना है वो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अगर मैं इसको ओम्स लॉ के तरीके से सॉल्व करता हूँ तो शंट रेजिस्टेंस की यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ओवरऑल एक्सप्रेशन, RSH इज़ नथिंग बट कैपिटल G अपॉन इन ब्रैकेट M-1। तो ये बनता है आपका एक्सप्रेशन शंट रेजिस्टेंस का। उसमें आप देख सकते हो कैपिटल G is nothing but the internal resistance of a galvanometer and M is nothing but the multiplying factor.
अगर हम एमिटर की बात करते हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की यहाँ पे डेफिनेशन बनेगी, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लार्ज करंट टू द स्मॉल करंट एंड ऑल्सो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ करंट पासिंग थ्रू द टोटल सर्किट टू द करंट पासिंग थ्रू द गैलोमीटर। और ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है ना, उसकी वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती, उसकी वैल्यू इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो आपको एमसीक्यू में ये याद रखना है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा होती है। और यहाँ पे फार्मूला रिमेम्बराइज करना है, वेन एवर वी कन्वर्ट गैलोनोमीटर इनटू एमीटर, हमने एक पैरेलल रेजिस्टेंस यूज़ किया था, उस पैरेलल रेजिस्टेंस को कहा जाता है शंट रेजिस्टेंस, जिसका फार्मूला हमने रिमेम्बराइज किया है कैपिटल G/M-1। सिमिलरली अगर मुझे किसी मूविंग कॉइल गैलोनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, जिसके हमने लास्ट मेथड में पैरेलल रेजिस्टेंस यूज़ किया था, उसके अक्रॉस अपोजिट सोचना है। अगर मेरे पास एक गैलोनोमीटर है, उसका रेजिस्टेंस है कैपिटल G, अगर मैं पूरा वोल्टेज उसके अक्रॉस कनेक्ट करता हूँ तो वो जलने की प्रोबेबिलिटी है। इसलिए वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए एक अलग सी ब्रांच उसके अक्रॉस मैंने कनेक्ट की, वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए, उससे कहा जाता है सीरीज रेजिस्टेंस। समटाइम्स उस सीरीज रेजिस्टेंस को मल्टीप्लायर भी कहा जाता है। ओके, तो मैं यहाँ पे आपकी एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर एंड मल्टीप्लायर बोथ आर डिफरेंट कंसेप्ट। मल्टीप्लायर का दूसरा नाम है सीरीज रेजिस्टेंस। ओके, तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, व्हाट एवर द वोल्टेज अक्रॉस गैलोनोमीटर इज नथिंग बट स्मॉल v एंड द वोल्टेज अक्रॉस टोटल सर्किट इज नथिंग बट कैपिटल V। तो यहाँ पे फंडा क्लियर है, अगर मैं किसी भी गैलोनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैक्सिमम स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि यार रेजिस्टेंस कितना कनेक्ट करना है। तो मेरा टारगेट है कि सीरीज रेजिस्टेंस का फार्मूला यहाँ पे निकाला जाए। अगर मैं यहाँ पे सीरीज रेजिस्टेंस का फार्मूला निकालता हूँ तो उसका फार्मूला बनेगा RS कैन बी रिटन एज कैपिटल G इन ब्रैकेट M-1। तो ये फार्मूला आपको रिमेम्बराइज करना है। अगर मैं एमीटर की बात कर रहा हूँ तो M-1 आपको डिनोमिनेटर में लेना है, अगर मैं वोल्ट मीटर की बात कर रहा हूँ तो M-1 आपको न्यूमरेटर में लेना है। अगेन कैपिटल G इज नथिंग बट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर एंड M इज नथिंग बट मल्टीप्लाइंग फैक्टर इन केस ऑफ वोल्ट मीटर, जिसका फार्मूला था मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज टू द मिनिमम वोल्टेज। और इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, इट इज़ डिफाइंड एज वोल्टेज अक्रॉस अ टोटल सर्किट टू द वोल्टेज ऑफ ओनली गैलोमीटर। जिसके आप देख सकते हो, अगर मैं बड़े वैल्यू को छोटे वैल्यू से डिवाइड करता हूँ तो आपको जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना, वो 1 से ज़्यादा मिलेगा। ओके, तो ये हो गया मेरे 2 एक्सप्रेशन रिगार्डिंग एमीटर एंड वोल्ट मीटर ऑफ शंट रेजिस्टेंस एंड सीरीज रेजिस्टेंस। नाउ अगर मैं गैलोनोमीटर की सेंसिटिविटी की बात करता हूँ तो सेंसिटिविटी की डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन टू द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। दैट मीन्स ये जो इनपुट का पार्ट है ना, उसको मैंने डिनोमिनेटर में लिया है, और जो आउटपुट का पार्ट है उसे मैंने न्यूमरेटर में लिया है। तो आपको यहाँ पे उसका फार्मूला रिमेम्बराइज करना है, सेंसिटिविटी ऑफ गैलोमीटर कैन बी रिटन एज d(θ/di)। हमें एक फंडा तो पता है, थीटा इज नथिंग बट एंगल, एंगल को मेजर किया जाता है रेडियन में और करंट को मेजर किया जाता है एम्पियर में। सो दैट्स वाई सेंसिटिविटी इज ऑलवेज मेजर्ड इन रेडियन पर एम्पियर। ओके, पर अगर मैं एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू देखता हूँ तो सेंसिटिविटी की तरफ से एक अलग डेफिनेशन यहाँ पे प्रोनाउंसिएट की गई है, जिसे कहा जाता है करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला मुझे कैसे मिलेगा, उसको निकालने के लिए मैं यहाँ पे एक अलग से फंडा यूज़ करता हूँ। किसी भी पॉइंटर को बैलेंस करने के लिए 2 टॉर्क सेम होनी चाहिए, दैट इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू कंट्रोलिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का हमें फार्मूला पता है BI/N/A। कंट्रोलिंग टॉर्क का फार्मूला है K/θ। हम क्या करते हैं यहाँ पे, थीटा और I को थोड़ा लेफ्ट में लेके आते हैं। K/θ कैन बी रिटन एज B/I/N/A। एक काम कीजिए, ये जो I है उसको इधर लेके आइए, θ/I कैन बी रिटन एज B/N/A/θ, सॉरी कैपिटल K। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो सेम टर्म कैन बी रिटन एज dθ/di कैन बी रिटन एज B/N/A/कैपिटल K। आपको सबको एक चीज़ तो पता ही है, dθ/di इज़ द डेफिनेशन ऑफ करंट सेंसिटिविटी, जिसको SI से शो किया जाता है। हैंस मुझे यहाँ पे फार्मूला मिलेगा
current sensitivity is expressed as B into N into A upon capital A. Okay, so this is called as the expression of current sensitivity. Current sensitivity या sensitivity of galvanometer चार चीज़ों पे डिपेंड करते हैं. The first called as magnetic field induction, second called as number of turns, third called as a cross sectional area, and the fourth called as a K. K का मीनिंग होता है स्प्रिंग कांस्टेंट और ट्विस्ट कांस्टेंट. ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड्स द लास्ट बिट ऑफ दिस चैप्टर, जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन. साइक्लोट्रॉन का भी वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ही इजी है. साइक्लोट्रॉन के अगर मैं वर्ड की तरफ देखता हूँ तो ये साइक्लोट्रॉन का नाम का वर्ड दो अलग अलग वर्ड का इंटीग्रेशन है. द फर्स्ट कॉल्ड एज अ साइक्लोन एंड द सेकंड कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन. हर बार इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, आप वहाँ पे प्रोटॉन भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन या कोई प्रोटॉन या कोई भी पॉजिटिव चार्ज अगर साइक्लोन की तरह मोशन क्रिएट करने की कोशिश करेगा तो उसे मैं कहूँगा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ साइक्लोट्रॉन. ओके, सबसे पहले तो मैं इसके फंक्शन की बात करता हूँ. फंक्शन यहाँ पे क्लियर करता हूँ. साइक्लोट्रॉन का यूज़ क्या है? साइक्लोट्रॉन एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है साइक्लोट्रॉन एक ऐसा इक्विपमेंट या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज़ किया जाता है पॉजिटिव या निगेटिव आयन को एक्सेलरेट करने के लिए और हाई वेलोसिटी से रोटेट करने के लिए. ये जब भी पॉजिटिव या निगेटिव आयन को रोटेट करेगा इन अ स्पाइरल पाथ और मैक्सिमम रेडियस बढ़ाएगा. जब वो किसी भी पॉजिटिव या निगेटिव आयन को स्पाइरल पाथ में एक्सेलरेट करता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, और जब भी उसकी वेलोसिटी बढ़ती है तो वो एक विंडो से बाहर निकलेगा और टारगेट पे जाके लगेगा. दैट मीन्स साइक्लोट्रॉन आर नॉर्मली यूज्ड सच काइंड ऑफ इक्विपमेंट विच आर यूज्ड टू एक्सेलरेट द पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन इन अ हाई वेलोसिटी, जिसका यूज़ इंडस्ट्री में होता है हाई थिकनेस वाले मेटल को कट करने के लिए. ओके, अगर मैं इसके कंस्ट्रक्शन की बात करता हूँ तो यहाँ पे दो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे. द फर्स्ट कॉल्ड एज अ एन एंड सेकंड कॉल्ड एज एस. इसके ऊपर वाइंडिंग वाउंड की जाती है और उस वाइंडिंग को बाहर निकाला जाता है एक सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट करने के लिए और मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करने के लिए. दो इलेक्ट्रोमैग्नेट को सेपरेट किया जाता है विद सम डिस्टेंस. दोनों के बीच में दो डीज रखे जाते हैं लुक लाइक दिस. जो डीज बने होते हैं हॉलो कंडक्टिंग मेटेलिक स्फीयर से. बोथ डीज आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड वो डीज को कनेक्ट किया जाता है एक एसी ऑसिलेटर से, जिसका सिर्फ एंड सिर्फ काम है पोलैरिटी को इंटरचेंज करना. जो ऑसिलेटर की जो रेटिंग होती है ना वो होती है 10⁻⁴ वोल्ट 10⁻⁷ हर्ट्ज. वट एवर द एसी ऑसिलेटर कनेक्टेड अक्रॉस इट, जिसका पोटेंशियल है 10⁻⁴ वोल्ट और जिसकी फ्रीक्वेंसी है 10⁻⁷ वोल्ट. मैं वंस अगेन यहाँ पे क्लियर करता हूँ. एसी ऑसिलेटर का फंक्शन इतना ही है. जब वो पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज उसके अंदर मैं प्लेस करूँगा तो दो डीज की जो पोलैरिटी होती है वो इंटरचेंज करने के लिए हमने वहाँ पे एसी ऑसिलेटर कनेक्ट किया है. दैट मीन्स इन पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर ये पहला डी पॉजिटिव और दूसरा डी अगर निगेटिव होगा तो सेकंड हाफ साइकिल में ये माइनस ये प्लस, थर्ड हाफ साइकिल में ये प्लस और ये माइनस. ओके, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो. जस्ट इमेजिन कि मैंने इसके अंदर एक पार्टिकल सोर्स प्लेस किया है जिसको मैं पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करता हूँ. ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लेस करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन में आपको दो अलग अलग तरह के फील्ड देखने को मिलते हैं. जो फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट सेटअप करेगा उसे मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है, और जो फील्ड दो डीज के बीच में होगा उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है. तो सिंपल सा लॉजिक है. अगर ये पॉजिटिव आयन में अगर मैं उसको टॉप व्यू से देखता हूँ, जैसे मैं पॉजिटिव आयन उसके अंदर प्लेस करता हूँ तो ये जो प्लस है तो ये बनेगा माइनस. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ये जो पॉजिटिव आयन होगा वो निगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा. जैसे वो निगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होता है तो हमें एक चीज़ तो पता है, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, जब भी कोई पॉजिटिव या निगेटिव आयन किसी मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है या लिंक करता है तो वो वहाँ पे एक मैकेनिकल फोर्स क्रिएट करता है. जो मैकेनिकल फोर्स उसको स्पाइरल पाथ में रोटेट करने की कोशिश करेगा. ओके, जैसे वो पॉजिटिव आयन पहला डी छोड़ के दूसरे डीज में आता है तो एसी ऑसिलेटर क्या करता है, इसकी पोलैरिटी माइनस करेगा तो इसकी प्लस करेगा. वंस अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे एक्ट होता है. ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू हो जाती है कब तक, जब तक उसका पूरी तरह से स्पाइरल पाथ क्रिएट नहीं होगा. जब उसकी रेडियस पूरी तरह से फुलफिल हो जाएगी
तो डीस का जो विंडो होता है उस विंडो से वो हाई वेलोसिटी वाला पॉजिटिव आयन बाहर निकलेगा और सीधा जाके लगेगा टारगेट को। ओके, जैसे ये इसकी रेडियस बढ़ती जाएगी वैसे ही उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। जैसे ही उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वो मैक्सिमम एनर्जी वहाँ पे गेन करेगा। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन, जिसका मैंने आपको फंक्शन यहाँ पे क्लियर किया है। बोथ आर नॉर्मली यूज्ड टू एक्सेलरेट द पॉजिटिव और निगेटिव आयन विथ एन हाई वेलोसिटी। जब उसकी वेलोसिटी बढ़ती है तो वो विंडो से बाहर निकलता है और सीधा जाके लगता है उसके टारगेट पे। ओके, अगर मैं साइक्लोट्रॉन के अलग अलग एक्सप्रेशंस की बात करता हूँ तो उसके एक्सप्रेशन में अलग अलग आपको 5 फार्मूलेस देखने को मिलते हैं। वो 5 फार्मूले का एक बार बेसिक फंडा मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। हमें एक चीज़ तो पता ही है, अगर कोई भी बॉडी यहाँ पे सर्कुलर मोशन क्रिएट करती है तो एक ऐसा फोर्स होता है जो फोर्स उसको सेंटर में खींचने की कोशिश करता है, उसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक फोर्स वहाँ पे एक्ट होगा जिसे कहा जाता है मैकेनिकल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट mv स्क्वायर अपॉन आर। मैकेनिकल फोर्स इज नथिंग बट क्यू बी इंटू क्यू इंटू वी। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसका यूज़ मैक्सिमम जगह पे यूज़ होगा ये MCQ सॉल्व करने के लिए। अगर मैं इस इक्वेशंस को सॉल्व करता हूँ तो सबसे मुझे यहाँ पे पहले फार्मूला मिलता है रेडियस ऑफ स्पाइरल पाथ का। इसका फार्मूला मुझे मिलेगा R कैन बी रिटन एज m इंटू स्मॉल v अपॉन b इंटू क्यू। ओके, अगर मैं इसको दूसरी तरह से सॉल्व करता हूँ तो मुझे इसके वेलोसिटी का भी एक्सप्रेशन मिलेगा। velocity can be written as r into e minus b into m. m is nothing but the mass of this ion. मुझे तीसरा एक्सप्रेशन मिलेगा टाइम पीरियड का। That time period capital T can be written as टू इंटू पाई इंटू स्मॉल एम अपॉन क्यू इंटू बी, जिसको मेजर किया जाता है सेकंड में। अगर मैं इसके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ तो अगर मैं इसका इक्वेशन सॉल्व करता हूँ तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज 1/2 इंटू बी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल एम, जिसको मेजर किया जाता है जूल्स में। अगर इन चारों फार्मूले से अगर मुझे इंपॉर्टेंट 2 फार्मूलेस कौन से लगते हैं तो ये पहला इक्वेशन रिलेशन का, दूसरा फार्मूला है रेडियस ऑफ स्पाइरल पाथ का। ओके, तो ये हो गया फंडा साइक्लोट्रॉन का।